नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विज़न पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और इस सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम इसको चलाएंगे। आपको 50-50 क्वेश्चंस के जीएस ओनली जनरल स्टडी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। उत्तराखंड नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, केवल ये जनरल स्टडीज़ के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना दिया जाएगा जिसमें 50-50 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट के रूप में पेपर्स क्वेश्चंस का एक कंपाइल आपको दिया जाएगा, जिसमें आप खुद भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे PYQ के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में। क्योंकि देखिए आजकल पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट PYQ लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कहीं ना कहीं PYQ लगाने से आपको अपना एक जो स्कोर है वो भी पता चलता है और कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में रहते ही रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि कई बार हमारे जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट या ईजी क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम इसको कर लेंगे, लेकिन ये करने भी ज़रूरी है। तो एक नई सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत बेनिफिट देगी, और ये हम लगभग कंटिन्यू रखेंगे। 50 क्वेश्चन का एक डालेंगे, फिर अगेन 50 क्वेश्चंस, फिर अगेन 50 क्वेश्चंस। अभी मैं सिर्फ जीएस के लाया, इसके बाद मैं उत्तराखंड भी लाऊंगा और आपका हिंदी के भी क्वेश्चंस कुछ डाले जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको हिंदी के भी पढ़ाए जाएंगे। साथ के साथ इसको धीरे धीरे चलाऊंगा, क्योंकि बीच में आपको पता ही है कि वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणों की वजह से, लेकिन अब मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं रेगुलर आपको वीडियो देता रहूं जो आपके लिए बेनिफिट से दो। तो बस आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप तो बेनिफिट रहेगा और आगे लोगों तक पहुंच जाएगी, सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो ये तभी हो पाएगा जब आप आगे आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कुछ आपको लगता है वीडियो में कि कुछ नया मुझे अपडेट कुछ करना चाहिए या कुछ आपकी कोई डिमांड है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपकी हर डिमांड को, हर मांग को पूरा किया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन वाइज हम आंसर देखेंगे इनका, और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता रहूँगा जिसमें आवश्यकता नजर आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनएक्स किससे संबंधित है। ये फैक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ग्रीनएक्स किससे संबंधित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE से संबंधित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है ये, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन से रिलेटेड ये सूचकांक है। जो ग्रीनएक्स होता है ये कार्बन से रिलेटेड एक सूचकांक आपको बताया गया है। इसको ग्रीनएक्स नामक एक नया सूचकांक लॉन्च किया था जो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है। तो ग्रीनएक्स आपको पता ही है, ग्रीन हाउस का संबंधित है, या ग्रीन एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कई तरीके से ऐसा करा जा रहा है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। कहीं ना कहीं कार्बन जो उत्सर्जित चीज़ें हो रही हैं उन पर कहीं ना कहीं चीज़ों को सरकार का बड़ा फोकस है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है ग्रीनएक्स। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये जो है एक नया सूचकांक एक लॉन्च किया था BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? देखिए इसमें आग जलाना, पशु पालना, पहिया बनाना या अनाज बनाना। ठीक है, तो इसमें देखिए आप भी अपने आंसर कर सकते हैं। इसमें आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। सबसे पहले उसने आग को जलाना सीखा। पशु पालना ये बाद में हुआ। पहिया बनाना, अनाज उपजाना ये आगे जो टाइम पीरियड आता रहा इसका, पूरा पाषाण काल है, नव मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल, उसके अकॉर्डिंग ये क्रियाएं होती रही। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3 आंसर मिल गए। एक है जो नहीं है, 3 है आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बम्बई में इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना, इसके कार्यकाल स्थापना के समय डफरिन थे। डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। पहले अध्यक्ष आपको पता ही है WC बनर्जी थे, और इसके जो संस्थापक थे AO ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी 1885 में। पहला अधिवेशन इसका बम्बई में होता है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सबसे ज्यादा बम्बई प्रांत के, और मैक्सिमम इसमें वकील और पत्रकार थे। ये आपको याद रखेंगे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय हुआ था 1856 में। अवध का जब विलय हुआ, कुशासन का आरोप लगाया इस पे, और इसको लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। ये हड़प की नीति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अवध को करा, झांसी को करा, सतारापुर, कई चीज़ों को इन्होंने क्रमवाही चलते रहे।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय देखिए चार्टर एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। दास्ता से संबंधित था, दास्ता से जो मुक्ति मिली थी वो चार्टर एक्ट 1833 से ही मिली थी। अब बात करते हैं, तीनों तो सुमेलित थे। देखिए साफ है, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे लॉर्ड ऑकलैंड थे, ना कि लॉर्ड लिटन थे। आप बिल्कुल इसको लिख लीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे गवर्नर जनरल के पद पे आसीन थे। ठीक, तो ये तीन चीजें देखो आपको मिल गई। आपको अगर ये नहीं भी आता है तो तीन अगर आपको आते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, ये कराने का मतलब मेरा यही नहीं कि क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना, मुझे आपको पेपर तरीका देखो एलिमिनेट करना जरूरी है। अगर हमें पता है, बहुत इजी फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो अवध का भी जो विलय हुआ था कुशासन का आरोप लगा के, हड़प नीति के तहत इसको विलय कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ही आया था। तो यानी कि जब ये तीन फैक्ट हमें पता हैं तो लॉर्ड लिटन अगर आपको नहीं भी आता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे कौन थे, तो आप इसका आंसर एलिमिनेट करके इसको लगा सकते हैं। इसी तरह आपको पेपर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण है कि हर चीज़ आपकी पढ़ी भी नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ एक बुक में नहीं है और आपको एक ही बुक को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 इतिहास की किताबें लेके आप बैठ जाएंगे, 4 भूगोल की किताबें लेके आप बैठ जाएंगे, 4 राज्य व्यवस्था ले ली, भाई मैं तो हर किताब पढ़ूंगा, ऐसा इस समय संभव नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं पेपर एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट, कैसे ऑप्शन को देखोगे। भाई 2 तो है ही नहीं, 2 रहेगा, इस 2 में से कौन सा मैक्सिमम जिस पे हो सकता है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जो पहिया है वो आपका मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार। देखिए पहिया बनाना कहाँ था, नव पाषाण काल में। जुड़ा हुआ क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु पशुपति इंद्र। पशुपति जिसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं इसको, तो इसके लोग पशुपति यानी कि शिव भगवान की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा हल्की गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आपकी सबसे हल्की गैस हो गई, जो हाइड्रोजन होती है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्होंने डायनामाइट की भी खोज करी थी। तो इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन या नॉर्वे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था आपका स्वीडन में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उच्चतम न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको आप, और एलिमिनेट करने वाला ही ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट कहीं आपको ऐसा मिलेगा नहीं। कौन सा देश के शासन के लिए, देखिए उच्चतम न्यायालय तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल स्वतंत्र बॉडी है। फंडामेंटल राइट आपके हो नहीं सकते, मूल कर्तव्य आपके हो नहीं सकते, बाद में जोड़े थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही शासन के लिए आधारभूत माने जाते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी के बारे में, राज्य के कल्याणकारी की जो एक परिभाषा है उसको डिनोट करते हैं नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है, जब आप नीति निर्देशक तत्व डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको केंद्रीयकरण या कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है आपको इसकी जानकारी मिलेगी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, और 1699 में इसकी स्थापना करी थी। अब खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी। कब करी, 1699। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी आंसर है, ये 1669 नहीं है बल्कि 1699 आप इसको कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जर्मनी ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तात्कालिक कारण आपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो याद रखने होते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। बैरोमीटर दबाव नापता है, पता ही है आपको। थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे इसको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं आपको दे दूंगा। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है, कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में वही नदियाँ गिरती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा, ताप्ती, माही, इनको याद रखिए।
कि जो कावेरी नदी का जो अंत होता है वो बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। अरब नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी आप इसको कह सकते हैं। कई बार अरब सागर की जगह खंबात की खाड़ी भी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यहाँ बिल्कुल ध्यान में रखिए। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? इस टाइप के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। आपको ये बहुत याद रखने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करते हैं। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग जो लोन लेते हैं वो एग्रीकल्चर का या कृषि से संबंधित कार्यों के लिए लोन लेते हैं, या उससे रिलेटेड जो क्रियाएं होती है, मत्स्य पालन कह दिए गए, पशुपालन कह दिए, जो उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं उनके लिए ज़्यादा लोन लिया जाता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक, तीनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तीनों ये सुविधाएं प्रदान करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था है जिसे कहते हैं रीफाइनेंस एजेंसी। लिख लीजिए दोस्तों, नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था है, यानी कि रीफाइनेंस बॉडी है जो लोन प्रदान करती है, लेकिन रीफाइनेंस है, ये ध्यान में आपको रखना है। पुनर्वित्त संस्था इसको कह सकते हो, क्योंकि ये सबसे टॉप में जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोन वगैरह होते हैं, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो नाबार्ड है ये एक पुनर्वित्त संस्था है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। 1982 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी जो स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिशों पे इसकी स्थापना हुई थी। शिवरामन समिति, नोट कर लीजिए, शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम चले, जैसे हमने लिखा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताएं तो कैनबरा है, सिडनी नहीं है, मेलबर्न नहीं है, पर्थ नहीं है, कैनबरा है। सुमेलित करें। देखियो ये भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सुमेलित करना बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में आप इसको रखेंगे कि हम इसको किस तरह से हल करेंगे। खेड़ा युद्ध, गिरिया का युद्ध, वेदरा युद्ध और अष्ट युद्ध। देखिए ये ऐसा इम्पोर्टेंट है, इन युद्धों के बारे में अगर हम आपसे कहें, ये युद्ध इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बहुत ज़्यादा चर्चित कह सकते हो, बहुत डीप क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके पीसीएस में या जो आने वाली जिनकी सपोज एग्ज़ाम है, प्रधान जीआईसी प्रधानाचार्य के परीक्षा है सितंबर में, 29 सितंबर शेड्यूल्ड हो रखा है, तो वहाँ भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो आपका खेड़ा का जो युद्ध है आपका, देखिए वो हुआ था मराठा शाहू और ताराबाई के बीच। गिरिया का युद्ध होता है नवाब सरफराज खां और अली वर्दी खां। देखिए गिरिया का जो युद्ध होता है आपका वो 1740 में बंगाल से संबंधित है, क्योंकि बंगाल के ये नवाब बनते हैं सरफराज खां, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां सरफराज खां को हरा देते हैं गिरिया के युद्ध में, और बंगाल के नवाब या सूबेदार बन जाते हैं अली वर्दी खां। ठीक, सबसे पहले उसकी स्थापना बंगाल की आपको पता है मुर्शिद कुली खां ने उसकी स्थापना करी थी, और उसके बाद उनके ये दामाद थे, जो उनके दामाद थे सुजाउद्दीन के उनका बेटा बैठा था सरफराज खां, और सरफराज खां को हराता है अली वर्दी खां 1740 में गिरिया के युद्ध में, और बंगाल की जो गद्दी है उस पर नवाब सूबेदार बन के बैठ जाता है। ठीक, उसके बाद है वेदरा का युद्ध, आपको इंपॉर्टेंट है। वेदरा अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था 1759 में, ध्यान में रखिए 1759। वेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने डचों को समाप्त कर दिया था। जो यूरोपीय कंपनीज आई थी, जिसमें पुर्तगालीज कंपनी आई, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में रहा था? 1759 वेदरा के युद्ध में आया था। वेदरा बंगाल में स्थित है। अब बचा आपको, देखो अष्टी युद्ध हुआ बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, बाजीराव द्वितीय यानी कि जो मराठे हो गए, अंग्रेजों के बीच अष्टी युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। ठीक है दोस्तों,
कैसा लग रहा है आपको? जरूर। निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 में हुआ। 1748 में एक संधि होती है, एक्सेल सापेल की संधि होती है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था, ये ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोप में दो आपकी महाशक्ति कह देंगे हम उसको, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध की ही पृष्ठभूमि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का हम कह सकते हैं कि तैयार हुआ था होना, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, और ये फाइनली इसका जो समापन है एक संधि से हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको संधियों के नाम याद रखने। प्रथम कर्नाटक सालेपेल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है आपका 1749 से 1754 में होता है, और जिसमें जो संधि होती है पौंडीचेरी की संधि होती है। और तीसरा जो युद्ध था 1758 से 1763 तक, और पेरिस की संधि इसमें होती है। पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो सेंट टोमे का युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्योंकि ये सेंट टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया था। अडियार नदी है, उसके किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक, तो एक्सेस आपेल की संधि, यहाँ पौंडीचेरी की संधि, और यहाँ हुई थी पेरिस की संधि। तो संधि याद रखिए, ईयर आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, ईयर बहुत कम पूछेगा। वैसे याद रखें 46 से 48, 49 से 54 और 58 से 1763 में ये तीनों युद्ध लड़े गए थे। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच इन युद्धों को ये युद्ध हुए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। जैसे हमने वेदरा का युद्ध आपको बताया कि अंग्रेज और डचों, तो वैसी लास्ट में जब जितनी कंपनीज आई थी, पहले पुर्तगाली आई, फिर आपके डच आए, फिर आपके ब्रिटिश आए, फिर आपके डेनिश आए, फ्रांसीसी, लास्ट में जो दो शक्तियां बची वो अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे, जिनके बीच में युद्ध होते गए। और उन युद्धों के बाद ही अंग्रेजों का यहाँ पे प्रभुत्व संस्थापित हो गया और उन्होंने यहाँ पे राज करना, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो तीनों युद्ध होते हैं ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े जाते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। अगर हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो हैदराबाद के जो निजाम थे, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी, उनके पुत्र जो थे नासिर जंग, ठीक, और मुजफ्फर जंग, उनके बीच में गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया था। पुत्र थे उनके नासिर जंग, पौत्र थे मुजफ्फर जंग, दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, ये होता है आपका प्रशा में एक युद्ध होता है। ठीक है, उसके जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है उसने इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो ये बहुत थोड़ा सा डीप हम कह सकते हैं इसको कि डेप्थ का क्वेश्चन है, लेकिन आप संधि जरूर याद रखें, संधि पूछी जा सकती है। और बाकी जैसे आरओ मेंस होना है या प्रधानाचार्य की जो परीक्षा होनी है, और उसमें ये पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में आप इनकी संधियां और ईयर याद रखें। ठीक है, बाकी देखो आयोग है, कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब आज की डेट में कोई फिक्स नहीं है। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? श्री अरविंद की ये पुस्तक है, बिल्कुल आप इसको याद रखिए, द लाइफ डिवाइन, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई, राइट है बिल्कुल। देखिए, पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई, तृतीय में। आपको यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया। आपने जब ये PYQ तैयार करे या जो MCQ हम लगा रहे हैं, जब आपने इनको तैयार करा, 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखियो आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब जो हैदर अली और टीपू सुल्तान जहाँ पे राज करते थे, शासन करते थे, उनके बीच में हुआ। पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलौर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ, और यहाँ पे संधि मद्रास की संधि। यहाँ पे जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल गवर्नर थे, वो वरेलास थे। ठीक है, हेनरी वरेलास थे, याद रखिएगा। दूसरा जो होता है 1780 से 1784 के बीच में होता है, और यहाँ पे मंगलौर की संधि होती है। यहीं पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1781 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसको सर आयरकूट और हैदर अली के पोर्टोनोवा का युद्ध जिसे कहते हैं, जिसमें हैदर अली पराजित हो गए थे
और वो मानसिक रूप से इतना उनको इससे शॉक लग गया, वो इतने ज़्यादा इससे हतोत्साहित हो गए कि उनकी डेथ हो जाती है 1782 में इस युद्ध के दौरान। तो मंगलौर की संधि होती है यहाँ पे जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तीसरा जब हुआ श्रीरंगपट्टनम में, तो ये श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी और यहीं पे इनकी डेथ भी हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। ध्यान रखें यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे गवर्नर जनरल थे। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है जहाँ पे सहायक संधि होती है और मैसूर पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। सहायक संधि के जन्मदाता आपको पता है लॉर्ड वेलेजली थे। तो यहाँ पे थे वरेलास्ट, यहाँ पे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, यहाँ पे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और यहाँ पे चौथे में जो युद्ध हुआ था वहाँ पे लॉर्ड वेलेजली थे, जिन्होंने इस संधि के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जो है वहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं बचता है जो कोई स्ट्रॉन्ग जिन्हें मजबूती से शासन कर पाए, तो अंग्रेज वहाँ पे अपना अधिकार बनाते हैं। 1799 श्रीरंगपट्टनम, ये ध्यान रखिएगा आप। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? संसद के दोनों में से कोई भी सदन, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, कोई भी सदन अभी महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ती है, ठीक है, और 14 दिन की लिखित सूचना आप राष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद ही इस प्रक्रिया को आप स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ये सदन से पारित होता रहेगा वैसे वैसे उन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलती रहेगी और एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री धारा है, गर्म समुद्री जल धारा है, ध्यान रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गर्म समुद्री है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थान? मिर्जापुर, इलाहाबाद। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध के और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। दो ही एकमात्र ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो हैं आपके उपग्रह, मतलब चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। गारो खासी जयंतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, गारो खासी जयंतिया बहुत महत्वपूर्ण है, मेघालय की जनजातियां हैं। और यहीं पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है कहाँ पे होती है? मौसिन राम में होती है। और मौसिन राम सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है। आयोग ने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया था, गारो खासी जयंतिया में से किस पहाड़ी पर सबसे अधिक बारिश होती है? तो खासी, क्योंकि वहीं पे मौसिन राम और चेरापूंजी स्थित है। चकमा शरणार्थी, ये बांग्लादेश बहुत चर्चित कह सकते हैं आप, ये शब्द रहता है कई बार, समाचार पत्रों में भी रहता है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 हमारे राज्य हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, ध्यान रखिए, बिल्कुल ऑप्शन आपको ध्यान आने चाहिए। अधिकांश भारतीय वन पतझड़ वाले वन होते हैं हमारे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? भागीरथी नदी के किनारे हुआ। और कब हुआ? 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने करा था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं क्योंकि उनको धोखा देने वाले उनके प्रमुख सेनापति मीर जाफर, उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग ने उनको धोखा, तीनों ने मिलकर उनको धोखा दिया और उस धोखे की वजह से प्लासी का युद्ध हार जाते हैं सिराजुद्दौला। क्योंकि इन तीनों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इन्होंने एक दिन के लिए युद्ध स्थगित करने को कहा नवाब को, नवाब ने उनकी बात मान ली और अंग्रेजों ने जो है एकदम से आक्रमण कर दिया और इस युद्ध को हार जाते हैं। इसमें मीर मदान और मोहनलाल दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला का साथ दिया था। अदरवाइज जितने थे आपके, अमीर चंद भी थे, ठीक है, इन्होंने भी धोखा दिया। तो जगत सेठ थे, इन्होंने भी धोखा दिया। ये सब षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन इनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सेनापति जो थे मुख्य रूप से मीर जाफर, इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के प्लासी का युद्ध हारा। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का प्रभुत्व तो नहीं हुआ, पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रभुत्व इस प्रारंभ हो गया था प्लासी के युद्ध में। और जो कि बक्सर के युद्ध में कंप्लीटली 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेजों की जो कह सकते हो कि पूरा प्रभुत्व संस्थापित हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, संस्थापित होता है बक्सर के युद्ध में।
क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है और वो नवाब बिठाने शुरू करते हैं, अपने हिसाब से नवाबों को चलाते हैं, चाहे मीर जाफर हो चाहे मीर कासिम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध बड़ा ही निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजों की संस्था को स्थापित, जो शासन प्रशासन था उसको स्थापना में बड़ा योगदान है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध आपको पता ही है, त्रिगुट सेना थी जिसमें अब 10 नवाब थे हमारे जो पद पे नहीं थे, मीर कासिम, और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और वहाँ से मुगल थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के उपनाम और है अली गौहर, जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितने फैक्ट पढ़ा दिए हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये जब अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, उन्हीं की शरण में गए थे मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर कहते हैं, और मीर कासिम भी वहीं पे जाते हैं, ये अपनी त्रिगुट सेना बनाते हैं और एक युद्ध की रणनीति बनाते हैं और वहाँ पे युद्ध के लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व करा था, लेकिन फिर भी ये युद्ध नहीं जीत पाते हैं, युद्ध हार जाते हैं और अंत में इनको दो संधि करनी पड़ती है, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। दो होती, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई, द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो संधि होती है वो होती है आपके रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर के बीच में संधि होती है। और द्वितीय जो संधि होती है इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इन संधियों के जो पहली संधि थी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी फाइनली अंग्रेजों को मिल जाती है और वहां पे वो अपने अपने दीवानों को बिठा देते हैं, दीवान नियुक्त कर देते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसके कार्यकाल में, मुगल शाह आलम द्वितीय अली गौहर 1765 बक्सर के युद्ध के बाद ये कंडीशन बनती है। विश्व में महादेशों या महाद्वीपों की संख्या 7 हो गई। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य पूछ रहा है, कम से कम 2 आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। समता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण सूचना का अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए सूचना का जो अधिकार है, अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो बताइए सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, संविधान के अंदर मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, ठीक है। मूल अधिकारों में नहीं था, ये 19(1)(a) में आता है, तो इसको फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से देखिए, अब मैं जो आपको पीछे समझा रहा था, अगर हम थोड़ा सा बैक चलें तो जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 31 में प्लासी के युद्ध से लेकर मैंने बक्सर का युद्ध आपको पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। अभी मैंने बताया था 12 अगस्त 1765 की जो पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय अली गौहर और अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजीकाल कहते हैं, बिल्कुल सही। स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। देखिए चारों के चारों, अगर हम फैक्ट की बात करें तो चारों के चारों फैक्ट हमारे 1 2 3 4 चारों के चारों हमारे राइट फैक्ट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है। देखो गेहूं, जौ, चना, सरसों, तिलहन, ठीक है, ये सब रबी की फसल हो गए। जो आपका मूंगफली है, देखिए मूंगफली किसकी फसल है, मूंगफली हो गई आपकी खरीफ की फसल। निम्न से रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता, त्रिपिटक जो ग्रंथ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है बायोमास, ध्यान में रखिएगा आप इसको। ये 40 का आपका सी आंसर हो जाएगा। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है, सईद जाफरी हैं, उनकी आत्मकथा ये है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखें। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग देता है इसके लिए। कौन सा विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखिए नहीं का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, नहीं की हम बात करें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कौन सा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, बड़ा सही सिंपल क्वेश्चन है कि सी नहीं पाया जाएगा,
विटामिन ए भी है, बी भी है, के, सी जो है खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं? 46 हो गए। आलू का कौन सा भाग तना खाया जाता है? आलू क्या है? एक तना है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है आलू क्या है, निम्न में से कौन सा तना है? आलू। आलू आपको ध्यान में रखना है कि आलू एक तना है। शीतल पेय में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज होता है। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड शीतल पेय बनाने में। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। तो ये ऑक्सीजन है आपके लिए। ठीक। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सूर्य में। कौन से प्राणियों में वायाकान पाया जाता है? मानव है इसका। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? देखिए ये भी आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। हीलियम, इसका आंसर है हीलियम। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? हीलियम। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। देखिए दोस्तों ये 59 का आपका बन गया है। कोई नहीं, हम इस बार इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। 50 से क्रॉस कर गया, कोई बात नहीं। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक देखिए तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट आपका कई बार क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये होता है आपका रेड। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की होती है, सबसे कम बैंगनी होता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट होती है? देखिए कौन सा अम्ल ऐसा होता है कि जिसके कारण हमें थकावट महसूस होती है? ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड या पायरुवेट हो गया आपका लैक्टिक अम्ल होता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए की जाती है? देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हमारे सामने ही आ गया है और ये है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोगी। देखिए अब आपको ये एलिमिनेट करना है। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे होंगे जिनको या तो कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो या आप थोड़ा सा एलिमिनेट हम इसको करेंगे, है नहीं। आर्थिक, देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग? घाटे की वित्त व्यवस्था होती है किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जा सकती है? भाई आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल नहीं, निवेश को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, भुगतान शेष का समायोजन, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए ही हम, जो हमारे पब्लिक डेब्ट होते हैं उनको चुकाने के लिए ही हम संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे, जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सौर मंडल की आकृति कैसे है? बताइए। क्वेश्चन तो बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन रहता है कई बार कि सौर मंडल की आकृति कैसी है? तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया आपका अंडाकार। ध्यान रखेंगे आप। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी ऐसी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? जो प्रोड्यूसर गैस होती है किस गैस का मिश्रण नहीं है? इसका बिल्कुल आप राइट आंसर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान में रखना है आपने कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है ये जो है आपका क्या है, तरल अवस्था में पाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? जो प्रोड्यूसर गैस है किस गैस का मिश्रण नहीं है? इसको आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन के दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? देखिए अब ये कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन कथनों के बारे में कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है। तो ये भी आपने देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप तभी करें जब आपको लगे कि आप इसके लिए बिल्कुल श्योर हैं। अगर आपको लगता है नहीं भाई हमें ये नहीं आता है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो तब आप इसको नहीं करेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि तभी हमारा हो पाएगा जब हम इसको, हमें पता है। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। उपरोक्त कथन किसका है? DH बुकानन का कथन है। DH शास्त्री, वॉल्टर स्मिथ, विग्नेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम तभी टच करें जब आपको आते हो, अदरवाइज इनको छोड़ दें।
कुछ डिफ़िकल्टीज सभी के लिए होती हैं, क्वेश्चन पेपर में आप ही के लिए नहीं होंगी। आप तुक्काबाजी ना करें। अगर आपको लगता है भी आपको कुछ आइडिया इसमें तो करें, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप आगे फॉरवर्ड करें और आगे बढ़ते हुए चलें। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल होता है, ये चीज़ें देखो, कुछ क्वेश्चंस होते पता होने चाहिए आपको। 1975 में, आपको पता है पहला आर्यभट्ट छोड़ा था हमने, पहला उपग्रह अपना छोड़ा था 1975 में। तो भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ, 1975 में शामिल हुआ था। ठीक, तो देखिए ये हमने कुछ चीज़ें इसमें आपको डिटेल भी बताई हैं, जितना समय मिल पाए। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पाए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। जो डिटेल आपको बताई गई उसको ध्यान से सुने, और सुनने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। हाँ, इसका शायद मैं आंसर बताना भूल गया, पारा है। देखिए तरल अवस्था में जो होती है पारा, पता ही आपको, जस्ता लोहा भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं है, जस्ता पारा होगा। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जिसको एलिमिनेट आप कर सकते हो। जिनको नहीं पता है, वैसे जो साइंस बैकग्राउंड होगा उनको तो आसानी से पता होगा, लेकिन इनकेस किसी को पता नहीं होता तो कैसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। पारा में तरल अवस्था, पारा देखते हैं ना जब उसमें थर्मामीटर में भी हम वो करते हैं, अपना फीवर वगैरह मेजर करते हैं, तो उसमें भी पारा ही रहता है। तो हम उसको बिल्कुल, डॉक्टर को आपने कभी देखा होगा तो एकदम से उसका पारा ऊपर नीचे गिरता है, तो तरल लिक्विड अवस्था में होता है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये था दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का आपके साथ प्रॉमिस था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, 59 पे हमें पहुंचना पड़ा। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे 50 का ही बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। और जो चीज़ें देखो आपको समझाई गई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने आपको मोटिवेशन के, कुछ चीज़ें तरीका भी बताया क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, कहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है, कहाँ पे फैक्ट बिल्कुल याद रखना है। मतलब ये मान के चलिए कम से कम कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये इतनी अपेक्षा ना करें पेपर से कि हमारा पूरा पढ़ा हुआ आ जाए। और कभी हमारे साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, हमें पेपर देखते हैं पहले पेज में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, हम वहीं पे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है, अरे मेरा पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं आया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है पेपर देते वहाँ पे, ये चीज़ें नहीं करनी है। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। कहते हैं ना कि आगे बढ़ना स्टार्ट करिए। हो सकता है आगे के 4-5 पेजेस ऐसा हो जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस आते हो। आप एक में ही अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग कि ऐसी एक्टिविटी ना करें एग्जाम के टाइम पे। कहीं ना कहीं आपको आने वाली चीज़ें भी आपकी गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर एक पेपर का नहीं आ रहा है, एक पेज का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना शुरू करिए। तो यही मेरा इसको था कि आपको 50+ क्वेश्चन भी देने हैं आपको, और साथ के साथ कुछ चीज़ें आपको बतानी भी हैं। और यही क्वेश्चन आपके इसमें से कुछ भी रिपीट हो सकता है, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में। जो आपको आता है ओके, जो नहीं आता है देखिए सबसे अच्छा तरीका है उसको नोट जरूर कर लें आप। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जो आपके लिए नया है, जो आपको लगता है कि यार हो सकता है बाद में भूल जाऊं, क्योंकि आपको पेपर सेट तो मैं देता रहूँगा, बहुत सारे प्ले लिस्ट में पेपर सेट हो जाएंगे, तो आप इतना समय नहीं मिलता कि हम हर पेपर को देख के जाएं। लेकिन हमारा ये है कि हमें इसमें से जो आ रहा है ओके, जो नहीं आ रहा है उसको हम नोट कर लें कि हमारे लिए एक नया फैक्ट है। दोस्तों फैक्ट जितने आप स्टोर कर सकते हो, जितने कॉपियों में आप कंपाइल कर सकते हो, जितने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा MCQ वाले पेपरों में। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। ये चाहे आपका प्रीवियस सेट का वीडियो हो, चाहे उत्तराखंड का इतिहास हो, चाहे उत्तराखंड के बारे में हो, या कुछ अपकमिंग वैकेंसी की थोड़ी सी आपको जानकारी भी देनी है। तो जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। अब हम ऑलवेज विद यू, आप अपने कमेंट करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी की वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल चाहिए, किसी भी बुक के बारे में आपको पूछना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें। आपको अगर कुछ आपकी मांग है, डिमांड है, कोई आपको चीज़ चाहिए किसी सब्जेक्ट में, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें इस पर वीडियो दे बना के, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।